एनसीईआरटी से कराऊंगा, और कुछ पार्ट जो होगा ना वो एडवांस लेवल के लिए होगा, जितना हो पाता है। ध्यान सुनना बिल्कुल इसमें। जैसे तुम्हें बेंजीन की बेंजीन क्या है, ये बेंजीन ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पे, बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों शो करता है, व्हाई दिस बेंजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आंसर आएगा इसका? जैसे इथीन है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और ऐड होगा, सही ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और ऐड होगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है जबकि इसके अंदर भी तो पाई इलेक्ट्रॉन्स। सर इसकी एरोमेटिसिटी लॉस नहीं होती है। हाँ, क्योंकि अगर इसमें ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें ऐड होगा तो एक तो एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, और हाईली स्टेबल सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, डीस्टेबलाइज कर देंगे। हाईली स्टेबल सिस्टम को क्या कर देंगे, डीस्टेबलाइज कर देंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन अगर आएगा पेपर स्कूल में 1 मार्क में, वाई बेंजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वाई नॉट एडिशन रिएक्शन, या वाई बेंजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बाय रेजोनेंस, और रेजोनेंस दिखा दे रहे हैं बेंजीन, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बाय रेजोनेंस। इसलिए बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, एडिशन शो नहीं करेगा, है ना, एडिशन शो नहीं करेगा। ये याद रखना है इसके अंदर। अब जैसे एक सिंपल क्वेश्चन, बेंजीन, इसका आंसर देखो कौन देता है, नाइट्रोबेंजीन, इथाइल बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन और क्लोरोबेंजीन। देखो किसको याद है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्डर, ये नीट के लिए, आईआईटी मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल लेवल करा रहा हूँ मैं इसमें भी, जब जैसी प्लस लेवल होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। इन छह को अरेंज करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बोल, कौन बोलेगा आंसर इसका, जल्दी से आंसर देना है। हाँ हेमांग। हेमांग, Yes, sir. So बोल five, आंसर। 4, so 5, 4, 3, 1, 6, 2. 5, 4, 3, बिल्कुल सही 1, आंसर 6, है, 2. बिल्कुल सही आंसर है, यही होना चाहिए आंसर, है ना, यही आंसर होगा। और इसी तरीके से आंसर तुम्हें जल्दी से देना है जैसे हेमांग ने दिया है, 5, 4, 3, 1, 6, 2, ये आ गया ना। अब पहले तो इफेक्ट लिखा करो, बेंजीन में कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट है, इसके अंदर प्लस एच इफेक्ट है, इसके अंदर प्लस आर इफेक्ट है, इसके अंदर भी एन है, प्लस आर इफेक्ट है, इसके अंदर माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर। याद आ गया कि नहीं, एनर्जी लेवल डिफरेंस। तो ये मैंने तुम्हें कराया हुआ है। अब इसमें भी प्लस आर, इसमें भी प्लस आर, दोनों में प्लस आर है, तो देखेंगे दूसरा इफेक्ट, माइनस आई ओ एच का ज्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और आसानी से इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस अटैक नहीं कर पाएगा बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ अरेंज किया इलेक्ट्रिक ऑर्डर। तो ये मैंने पहले कराया हुआ है, सही है, ये पहले हो चुका है। एक बार हैंड से करना, इसको समझ आ गया डायरेक्ट, ये पहले हो चुका है एक बार। प्लस आर इफेक्ट मोस्ट रिएक्टिव, नवीन, जिया, गर्व, क्रिश, शरद, प्रियंका, हिमांग, मनीष, निमिषा। निमिषा तुम टेस्ट देने आते हो फिर गायब हो जाते हो तुम। अच्छा, अब एक बार ये इन बच्चों को समझ आ गया, रीजन वगैरह सब समझ आ गया ना? और किसी का सही हुआ था क्या हिमांग के अलावा? यस सर। गर्व का भी सही है, प्रियंका का भी सही है, नवीन का भी सही है। यस सर। चलो सही है। नेक्स्ट, अब ये हमने करा दिया, अभी मेरे को मेन क्या कराना है, इसका मैकेनिज्म जो एनसीईआरटी के सिलेबस में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मैकेनिज्म क्या है। बेंजीन पे ध्यान देंगे, बेंजीन पे ई प्लस ने अटैक किया, ध्यान देंगे बेंजीन पे कौन अटैक करेगा, ई प्लस। ये बेंजीन है, ई प्लस ने अटैक किया, ई प्लस कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, बताता हूँ मैं, बताऊंगा मैं क्या क्या होता है ये। और आंसर आता है यहाँ पे ई लग जाएगा, एच हट जाएगा, ये वाला एच हट जाएगा और उसी का ई लग जाएगा, तो ये एच प्लस हटा, ई प्लस आ गया, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी का मैकेनिज्म मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये ई प्लस जो है ना, अभी इस केस में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है कोई भी, एसाइल ग्रुप होता है, आरसीओ प्लस होता है कोई भी, आरसीओ प्लस हो सकता है, या इसके अलावा एनओ टू प्लस हो सकता है, या एक्स प्लस जैसे सीएल प्लस या बीआर प्लस हो सकता है, या फिर एसओ थ्री हो सकता है। इसके अलावा और भी रिएजेंट है जो जैसे सीओ टू वगैरह भी हो सकते हैं, तो ये भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमें ये 5 करने हैं बेसिक।
ये 5 बेसिकली एल्काइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप, NO2 प्लस, X प्लस में Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस और SO3, ये 5 हो सकते हैं। मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, फिर इसका डिटेल जो दूंगा ना वो इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म तो एनसीईआरटी में दे रखा है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैकेनिज्म क्या है इसका, E प्लस अटैक करेगा बेंजीन पे, ये बेंजीन पे अटैक कर रहा है E प्लस, ये बेंजीन E प्लस आया इसके पास, मान लिया मैंने इलेक्ट्रॉन इधर गए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज है, और मैं क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ब्रेक कर रहा हूँ बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ब्रेक कर रहा हूँ, हाईली एरोमेटिक हाईली स्टेबल सिस्टम को मैं डिस्टेबलाइज कर रहा हूँ, इसलिए स्टेप होगा स्लो स्टेप और आरडीएस ऑफ द रिएक्शन, दिस विल बी कॉल्ड एज स्लो स्टेप और आरडीएस ऑफ द रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की स्पीड किससे पता लगती है, स्लो स्टेप से। जब तक स्लो स्टेप कंप्लीट नहीं होगा रिएक्शन का तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं मानते हैं। तो अब ये आ जाएगा ई, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ई, एच है ऑलरेडी यहाँ पे, ध्यान रखना ये एच ऑलरेडी है और ये ई आ गया, ये ई आ गया। अगर ई जो है, ई जो है स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है इसको, तो रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है, रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मान लो, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मान लो K1 है, तो अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है इस केस में, अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो रेट मान लो K इनवर्स, K इनवर्स। समझ आई बात कि नहीं? स्लो स्टेप है ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है। ये समझ आ गया, K1 क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। और अगर ये E हट जाता है और रिएक्शन बैकवर्ड आती है, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे इसकी, तो ये K इनवर्स 1 है। और अगर इसमें मैं एरोमेटिसिटी रीगेन कराऊंगा, E प्लस आ चुका है, अब ऐसे बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन दे करके, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो ये दे करके बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव का बाउंड जाएगा, माइनस H प्लस, स्टेप होगा फास्ट, और ये बन गया है यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो मैंने बताया अभी तुम्हें 5, और साथ में बेंजीन। और ध्यान रखना ये एरिनियम आयन जो बना है ना, ये एरिनियम आयन जो बना है, जो कार्बोकेटाइन की फॉर्म में है, जो एरिनियम आयन बना है कार्बोकेटाइन की फॉर्म में, ये भी कुछ स्टेबलाइज है, ये भी स्टेबलाइज है, और एक्चुअल में ये वाला नहीं होगा। ये स्टेबलाइज कैसे होगा, मैं ये दिखा करके रब कर दूंगा उसको। ये है देखो, ये H, ये E, और यहाँ प्लस, ये प्लस जो है, ये प्लस जो है कंजुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ की नहीं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये ऐसे आ गया। कोई डाउट है तो पूछ लेना जरूर, मैं इस पार्ट को रब कर दूंगा अभी। ये आ गया H और ये E। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये प्लस, ये H और ये E, ये H और ये E। समझ गया कि नहीं? ये आ जाएगा। और ये आया यहाँ पे प्लस, ये H, ये E, और ये एक्चुअल में इसको बोलते हैं एरिनियम आयन, सही ना। ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है एरिनियम आयन को सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। व्हील एंड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको, और बेटर है तुम इसको ऐसे याद रख लो, सिग्मा व्हील एंड कॉम्प्लेक्स, और व्हील एंड कॉम्प्लेक्स, कोई भी नाम से ऑब्जेक्टिव में आता है, किसी भी नाम से ऑब्जेक्टिव में आता है, बेटर है इसको याद कर लो। एरिनियम आयन तो है ही, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, इसको याद कर लो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और व्हील एंड कॉम्प्लेक्स लिखा ना, सिग्मा व्हील एंड कॉम्प्लेक्स, ताकि दो नाम एक साथ याद, सिग्मा व्हील एंड कॉम्प्लेक्स। यहां तक सबने नोट कर लिया है? यस अब मैं ऊपर से ये पार्ट हटा रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आपके, मैं सिर्फ इंटरेस्टेड किसके अंदर हूँ, इसके अंदर, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, इसके अंदर इंटरेस्टेड दूसरे भी। ये वाले स्ट्रक्चर जो है ये तो हाइपोथेटिकल होते हैं ना, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं इसकी जगह रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा रहा हूँ। ये रहा, ये हटा रहा हूँ मैं सब, ये हटाया, ये हटाया, प्लस हटा दो, ये दिखाया मैंने यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड। प्लस कहाँ से कहाँ तक गया है, प्लस कहाँ से कहाँ तक गया है,
यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस कार्बन तक है, इसीलिए इतने पार्ट में मैंने व्हील एंड, इतने पार्ट में हाफ व्हील दिखाया है और साथ में प्लस लगा दिया। समझ गए कि नहीं है? समझ आ गया Yes, कि sir. नहीं? तो स्लो स्टेप में क्या हुआ, फास्ट स्टेप में क्या हुआ है? फास्ट स्टेप का रेट कांस्टेंट मान लो K2, फास्ट स्टेप का K2 रेट कांस्टेंट। K2 में क्या हो रहा है? CH बॉन्ड ब्रेक, Yes, sir. K2 में CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और K इनवर्स में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? CC pi bond. CE बॉन्ड। K इनवर्स में कह रहा हूं मैं, गर्व। अच्छा, yes sir, फिर C वाला, yes sir. यही तो इन्हीं दोनों के ऊपर डिटेल है पूरी, इन्हीं दोनों के ऊपर डिटेल है, वो ध्यान दे। रिएक्शन रिवर्सिबल कब होगी, रिएक्शन इरिवर्सिबल कब होगी, सही ना? रिएक्शन रिवर्सिबल कब होगी और रिएक्शन इरिवर्सिबल कब होगी, समझे कि नहीं? कब हमारा काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट फॉलो होगा, कब हमारा काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट फॉलो नहीं होगा, यही सब डिटेल है इसके अंदर। एनसीईआरटी वाला पार्ट मैंने बता दिया तुम्हें, बस ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना हर एक रिएक्शन के लिए, वो मैंने बताना है, वो मैं दोबारा बता दूंगा, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें बता दूं। अब देखेंगे इसमें केस, तुम्हें K1, K इनवर्स 1 और K2 ये समझ आ गया कि नहीं? yes, गर्व, हाँ ये Yes, क्लियर sir. है ना? Yes अब sir. इसी के लिए अगर मैं हाँ अब ध्यान देना, तुम्हें इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस यहां से पता लग जाएगी थोड़ा बहुत। मैंने तुम्हें बोला C6H6, C6D6, C6T6, C6T6, तुम्हें इन तीनों को अरेंज करना है, इन तीनों को अरेंज करना है नाइट्रेशन में, नाइट्रेशन एक रुकेंगे, इन तीनों को अरेंज करना है नाइट्रेशन फर्स्ट, सेकंड क्लोरीनेशन में, थर्ड ब्रोमिनेशन में, फोर्थ आयोडीनेशन में, फिफ्थ सल्फोनेशन में। यहीं से तुम्हें इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी। कोई बता सकता है? सर रेट ऑफ रिएक्शन बताना है. नाइट्रेशन की, हाँ इन तीनों का, बेंजीन का, हेक्साड्यूटेरोबेंजीन का, हेक्साट्रिटियम बेंजीन, इन पांचों का सबका रेट सेम ऑफ ही रिएक्टिविटी होगा. क्या होगा? सबका सेम होगा ना? अब यही same होगा। यही हाँ सेम नहीं है ना, यही सेम नहीं है। देखो सल्फोनेशन के केस में चेंज होता था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। देखो इसके अंदर रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है, ध्यान देना, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उस केस में सी ई बॉन्ड भी तो टूट सकता है, बात समझ आ रही कि नहीं? तब सी ई बॉन्ड टूट सकता है कि नहीं? Yes sir. yes, अभी तुम सिर्फ याद रखोगे जो रिवर्सिबल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तीन केस भूलना मत बिल्कुल भी। रिवर्सिबल कब कब होता है? एक तो सल्फोनेशन में, मैं भी रीजन दूंगा इसका क्यों रिवर्सिबल है, जानता? एक तो सल्फोनेशन के अंदर रिवर्सिबल है, एक है आयोडीनेशन के अंदर, और एक होता है जब एल्काइलेशन करते हैं और एल्काइल ग्रुप जो आ रहा है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन, तीन केस में रिवर्सिबल होता है। क्लियर हुई बात की नहीं? सर थर्ड वाला एक बार फिर बता दो. जब तुमने यहाँ पे E प्लस को डाला एक बार CH3 प्लस, और एक बार डाला CH3 होल थ्राइस C प्लस, तो इस केस में जब ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है और E की जगह आ रहा है तो रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी कि नहीं? क्योंकि स्टेबल है तो अलग हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. क्लियर होगी बात कि नहीं? अब क्लियर हो गया कि नहीं? Yes sir. चलो अब ध्यान से देखेंगे। अभी तो तुमने याद कर लिया कि आयोडीनेशन, सल्फोनेशन, और अगर एल्काइल ग्रुप आ रहा है जो ज्यादा स्टेबल है जैसे टर्ट्रिब्यूटाइल, जैसे बेंजाइल, उस केस में ये भी स्टेप क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल हो जाएगा। ये भी स्टेप क्या रिवर्सिबल हो जाएगा। और रिवर्सिबल होने का मतलब है कि हम अब रिएक्टिविटी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी अब जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा कि CH बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, फिर CD बॉन्ड, फिर CT बॉन्ड। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी दिस in case of sulfonation, iodination, and if more stable carbocation is substituted in alkylation. क्लियर हुई बात की नहीं है? तो ये वाला आंसर आएगा। अभी याद कर लो, मैं तुम्हें तो सारा समझाऊंगा, एक बार अभी इसको याद कर लो। बेंजीन, हेक्साड्यूटेरोबेंजीन, हेक्साट्रिटियम बेंजीन, जो ऑर्डर होना चाहिए वही आ रहा है। तो यहाँ पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट फॉलो हुआ कि नहीं? नहीं फॉलो हुआ. हो गया फॉलो। हैवी आइसोटोप आया तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी कम हो गया ना?
समझा कि ओके नहीं? ये सर। गर्व यही तो था। आइसोटोपिक इफेक्ट क्या था? द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ रिएक्टिविटी ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर मासेस इज कॉल्ड एज आइसोटोपिक इफेक्ट, हाइड्रोजन चैप्टर। यस सर। सही ना? तो इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट फॉलो हुआ किस केस में? आयोडीनेशन में, सल्फोनेशन में, और जब ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आएगा, जब ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन। क्लियर हुई बात कि नहीं? सर ये रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से हुआ है ये, जो ई हाँ, मैंने ये ई रिवर्सिबल हो रिएक्शन सकता है। हाँ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे होगा? और अब मैं तुम्हें डिटेल दूंगा। अब तुम पहले तुम इसे याद कर लो, पहले तुम इसे याद कर लो। सिद्धि, सर हाँ बोलो बोलो। सर बट जैसे इसमें अगर रिएक्शन वापस भी जाती है तो फिर ई प्लस होगा ना, तो उसमें एच और एच या डी या टी का रोल क्या होगा इसमें? अब एक बार, एक मिनट क्लियर कर रहा हूँ, तो इसको अभी याद रखते हैं। अब डिटेल दे रहा हूँ ना इसकी ओके पूरी। सर। सही है कर? अब मैं डिटेल दूंगा इसकी। बस ये मेरे को 3 केस थे, क्योंकि क्वेश्चन स्कूल में कह रहा हूँ, आईआईटी लेवल पे क्वेश्चन या नीट लेवल पे क्वेश्चन यही आएगा। मैंने तुम्हें क्या बताया? सल्फोनेशन में, आयोडीनेशन में, और जब ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आएगा फ्रीडल कार्बोकैटायनेशन में, उस केस में रिएक्शन होगी रिवर्सिबल। फर्स्ट स्टेप जो होता है रिवर्सिबल होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ये वाला फर्स्ट स्टेप, ये होता है रिवर्सिबल। और ये रिवर्सिबल है तो हम काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट फॉलो करेंगे, और आंसर आएगा रिएक्टिविटी का बेंजीन, फिर हेक्साड्यूटरोबेंजीन, फिर हेक्साट्रिटियम बेंजीन, जो होना चाहिए। लेकिन नाइट्रेशन के केस में, क्लोरीनेशन के केस में, ब्रोमिनेशन के केस में, उस केस में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगता है। बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए लगता नहीं है। और इसलिए ऑर्डर तीनों का क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्टिविटी सेम हो। तीनों का रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या आएगा? सेम। स्लो स्टेप के अंदर, स्लो स्टेप के अंदर किसी सीएच बॉन्ड का क्लीवेज नहीं हो रहा है, सिर्फ पाई बॉन्ड टूट रहे हैं, इसलिए ऐसा होगा। अब डिटेल सुननी है एक बार अब डिटेल सुनिए, ये वाली चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। सिद्धि, देखो सर। Yes, sir. सिद्धि तुम्हें मैंने अभी बताया, सल्फोनेशन में, आयोडीनेशन में, और एल्काइल ग्रुप जब ज्यादा स्टेबल होगा उस केस में ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी होगा बेंजीन, फिर हेक्साड्यूटरोबेंजीन, फिर हेक्साट्रिटियम बेंजीन। ये पता लग गया मैंने जो बोला है? Yes, sir. और नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन में तीनों का रेट क्यों होगा? सेम होगा। सही है? Yes, sir. क्योंकि नाइट्रेशन के केस में रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और स्लो स्टेप के अंदर किसी भी सीएच बॉन्ड का क्लीवेज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। इसलिए सीएच बॉन्ड हो या सीडी बॉन्ड हो या सीटी बॉन्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो उसके रिवर्सिबल है तो फर्क पड़ जाएगा। और सीधी ये चीज और नोट कर लेना, K1 रेट कांस्टेंट यहाँ पे है, के इनवर्स रिएक्शन बैकवर्ड का है, इसी रिएक्शन बैकवर्ड का, यानी जब सीई बॉन्ड टूट जाएगा, जब सीई बॉन्ड टूट जाएगा। और K2 रेट कांस्टेंट है फास्ट वाले स्टेप का। सीएच बॉन्ड टूटा तो रेट कांस्टेंट क्या है? गर्व आंसर दे जल्दी जल्दी। जब सीएच बॉन्ड टूटा तो रेट कांस्टेंट क्या है? K1 K2। K2 K2। और जब सीई बॉन्ड टूटा, सीई बॉन्ड टूटा, तब रेट कांस्टेंट क्या है? K इनवर्स। K इनवर्स 1। ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। हाँ, अब पहला केस लिया मैंने, जब पहला केस, जब K2, ये तो हमें पता ही है, K2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, K2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन K इनवर्स 1, तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। यस सर। K2 जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा K इनवर्स 1 से, ये बात 100% ट्रू है, 100% करेक्ट है। लेकिन ये हो सकता है कि K2 बहुत डिफरेंस ज्यादा ना है। पहला केस में ले रहा हूं जो होता है एक्चुअल में, K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K इनवर्स 1। क्लियर है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब क्या है? रिएक्शन फॉरवर्ड में गई कि नहीं? यस सर, फॉरवर्ड जाएगी। इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। और जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है तो उस केस में कर्व देखो, कर्व बनना चाहिए इसका ऐसे। कर्व बहुत ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम। कर्व बनना चाहिए इसका ऐसे, इस तरीके से। यहां रिएक्टेंट, पहला स्टेप स्लो इसलिए ज्यादा बहुत, दूसरा स्टेप नॉर्मल, फास्ट मतलब। यहां पे है रिएक्टेंट यानी बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे इस पॉइंट पे है एरिनियम आयन। H और E। क्लियर है कि नहीं? और इस पॉइंट पे नीचे क्या है? प्रोडक्ट। ये क्लियर है कि नहीं?
पहला स्टेप स्लो, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा। रिएक्टेंट थे ना, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, ये बना इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन एरिडियम आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीलैंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा। और इधर देखो, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत एक्शन फास्ट। क्लियर है कि नहीं? यस सर। इधर कांस्टेंट क्या है, अगर रिएक्शन आगे गई तो रेट कांस्टेंट क्या है, K2, और अगर रिएक्शन यहाँ से बैकवर्ड तो रेट क्या, K इनवर्स 1। क्या क्लियर है? यस सर। बस ये बात समझ आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर रिएक्शन बैकवर्ड गई, यानी सी बॉन्ड है, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बैकवर्ड गई तो क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट, ये इनवर्स बड़ा हो K जाएगा। इनवर्स 1। इनवर्स और फॉरवर्ड गई, हाँ फॉरवर्ड गई तो K2। अब K2 मैं बड़ा। पहला, ये समझ आ गया इतना कि नहीं? ये मैंने जनरल लिया बिल्कुल एकदम, ये मैंने जनरल लिया बिल्कुल। पहले की एक्टिवेशन जी, क्योंकि ये तो स्टेप स्लो है, स्टेप स्लो है ना फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में स्टेप स्लो है, एक्टिवेशन जी बहुत ज्यादा है ना, एक्टिवेशन बहुत ज्यादा, यानी ये पूरा हिल क्रॉस करना है, ये पूरा हिल क्रॉस करना है रिएक्टेंट। इतनी एनर्जी देंगे तब जाके रिएक्शन होगी, क्योंकि स्टेप स्लो है और बाद में स्टेप फास्ट था, तो अब रिएक्शन को इतना हिल क्रॉस करना है। अब मैंने ये थोड़ा कम हो गया, फास्ट स्टेप है इसलिए ये सब बता रखा है मैंने तुम्हें, तो मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, पहला स्टेप तो मैंने बता दिया यहाँ पे। अब चेंज क्या आएगा, पहला जब K2 बहुत बड़ा है K1 से, K इनवर्स 1 से, ये तुमने बना लिया ना पोटेंशियल का। यस सर। देखो अब कर्व बनेगा, पहले वाले केस के लिए कैसा बनेगा, फर्स्ट केस में जब K2 बहुत बड़ा है K1 से, देखो पहले K2 बहुत बड़ा है, ये रिएक्टेंट लिए मैंने, रिएक्शन गई ऊपर, फिर रिएक्शन आई नीचे, और K2 क्योंकि बहुत बड़ा है इसीलिए, क्या समझ आया तुम्हें, यहाँ पे है बेंजीन प्लस E प्लस, यहाँ पे इमीडिएट कार्बोकेटायन इस पॉइंट पे, और इधर है बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल। क्या समझ आया कि नहीं? अब मैंने इस पॉइंट को बहुत नीचे कर दिया, क्यों नीचे किया मैंने ये पॉइंट को नीचे, सर K2 बहुत छोटे तो रिएक्शन बहुत आराम से जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। K2 बहुत बड़ा है, K2 बहुत बड़ा यस सर, K2 बहुत बड़ा है। है ना, K2 बहुत बड़ा है, तो रिएक्शन आसानी से जाएगी आगे। तो अब देखो रिएक्शन इधर जा रही है आसानी से, रिएक्शन इधर कहाँ जा रही है, इस साइड, रिएक्शन इधर जा रही है आसानी से, जा रही है कि नहीं? क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती है अब? नो सर। नो क्योंकि K2 बहुत बड़ा है ना, रिएक्शन कहाँ गई, फॉरवर्ड गई बहुत आसानी से, यानी CH बॉन्ड बहुत आसानी से टूटा, CH बॉन्ड बहुत आसानी से टूट रहा है, रिएक्शन इज गोइंग ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, प्रोडक्ट बन गया, मान लिया मैंने, प्रोडक्ट बन लिया, मैंने मान लिया 99%, 100% तो बनता नहीं है प्रोडक्ट, 99% बना बेंजीन के साथ CH बॉन्ड टूट करके। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है? यस सर। और जब आया C6D6, तो उस केस में रिएक्शन ऐसे गई, क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, जा रहा, अब प्रोडक्ट बना 98% या 99.5%, क्या डिफरेंस ज्यादा आ रहा है? अब सी बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं ना, कुछ तो डिफरेंस आएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। और अगर अगर CT आया, अगर CT बॉन्ड आ गया, तो उस केस में रिएक्शन ऐसे जाएगी, अब प्रोडक्ट बना 97%, क्या डिफरेंस आया कोई? क्योंकि सेकंड स्टेप बहुत फास्ट है ना, अगर सेकंड स्टेप बहुत फास्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। क्लियर हुई बात कि नहीं? इसका मतलब रेट क्या है, जब ये बना C6H6 के साथ, रेट क्या है ज्यादा, 98% रोल बन रहा है, फिर 98%, फिर 97%, तो रेट लगभग सेम हुआ कि नहीं, यस अप्रोक्सीमेटली? सर। क्लियर हुआ कि नहीं ये? यस सर। और अगर अगर रिएक्शन, ध्यान देना, अगर रिएक्शन है इरिवर्सिबल, यानी K2 बड़ा, तो K2 हमेशा बड़ा होगा K इनवर्स 1 से कि नहीं, क्योंकि पहला स्टेप तो स्लो ही है ना। यस सर। अब मैं ये कर्व रब कर दूं जो मैंने कर्व बनाया हुआ है,
रब कर दूं इसे मैं? बस तुम ये जरूर नोट कर लेना कि K2 जब बहुत बड़ा है, K2 जब बहुत बड़ा है उस केस में रिएक्शन क्या है? इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल की नहीं? यस सर। और क्या काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट फॉलो हुआ है? यस सर। नहीं सर। गर्व नहीं सोच पा रहा तू? हाँ, नो नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज फॉलोड। ये फॉलोड हुई, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। इरिवर्सिबल एक्शन, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज फॉलोड। समझ आ गया कि नहीं है? Yes. कर्व बना लिया तुमने कि नहीं? चलो मैं मान रहा हूँ कि बना लिया। और अब दूसरा केस ले रहा हूं मैं। दूसरा केस क्या है? जब जब K2 जो है, K2 जो है, मैं इसको लिखूंगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं हटा के ऊपर लिख रहा हूँ। जब K2 जो है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है K इनवर्स 1 से, डिफरेंस है लेकिन बहुत कम। सेकंड केस, K2 इज स्लाइटली ग्रेटर देन K इनवर्स 1। स्लाइटली, यहाँ पे क्या था फर्स्ट केस में? वेरी मच ग्रेटर। सेकंड केस में स्लाइटली ग्रेटर। जब स्लाइटली ग्रेटर है तो क्या होगा देखो, तब उस केस में पहली तो रिएक्शन वैसी जाएगी, दो स्टेप है वैसे ही जाएगा। दूसरे स्टेप के लिए देखो, क्या समझ आया? अब क्या बहुत डिफरेंस है? नो सर। ये बात समझ आ गई कि नहीं? अब यहाँ पे अगर यहाँ पे CH बॉन्ड टूट रहा है K2 से, तो जो इनवर्स 1 से CE बॉन्ड टूट रहा है, पीछे जा रहे हैं तो इतना बैरियर एनर्जी का क्रॉस करना पड़ रहा है, और फ्रंट में जा रहे हैं तो CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतना बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है। क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है अब? नो सर। तो रिएक्शन कुछ रिवर्ट बैक कर सकती है आपकी? नहीं? यस सर, कर सकती क्या है। रिएक्शन, रिवर्सिबल नेचर आ गया ना कि अब यहाँ पे रिवर्सिबल नेचर आ गया, क्योंकि CE बॉन्ड भी अब टूट सकता है। यहाँ पे जो CE बॉन्ड है अब वो भी बैकवर्ड यानी टूट सकता है K इनवर्स 1 की स्पीड से, K इनवर्स 1 की स्पीड से। तो इस वजह से अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई है, क्योंकि तो अगर C6H6 था तो रिएक्शन ऐसे ही गई। अगर C6 मान लो C6D6 होता तो रिएक्शन थोड़ा ऊपर जाती, और अगर C6T6 होता तो रिएक्शन ऊपर जाती। बट K2 विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन K1, ये ध्यान रखना है। ये बात समझ आ गई कि नहीं? ये क्लियर हो गया कि नहीं? Yes. गर्व, यस सर। अब मान लिया मैंने रिएक्शन गई C6H6 के साथ 70% फॉरवर्ड में, तो 30% बैकवर्ड गई कि नहीं? यस सर। ये C6H6 के साथ। और अगर गई से 64% C6D6 के साथ, तो कुछ तो बैकवर्ड गई 36%। और इसके साथ गई से 60%, तो अब डिफरेंस आ रहा है कि नहीं रेट के अंदर? अब डिफरेंस आएगा कि नहीं? यस सर। 70% गई बंजी के साथ और इसके साथ गई 64%, तो अब इसमें अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहले क्योंकि K2 बहुत ज्यादा था K इनवर्स 1 से, अब इसमें इतना डिफरेंस है नहीं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम जा रही है, तो रेट्स में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आ गया कि नहीं? रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होगी। अब काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट विल बी फॉलोड, क्योंकि CH बॉन्ड अब जल्दी टूटेगा, CD बॉन्ड थोड़ा डिफिकल्टी से, तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट विल बी फॉलोड नाउ। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन जेईई एडवांस में बहुत बार पूछे हुए हैं, और उसका डिटेल में पूछे तो और क्लियर हो जाएगा तुम्हें। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं? यस सर। अब अगला क्वेश्चन, अब कैसे पता लगेगा किस रिएक्शन में रिवर्सिबल नेचर फॉलो करना है, किस में इरिवर्सिबल? मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल तुम्हें दे दिया है
किस केस में रिवर्सिबल नेचर फॉलो करना है, किस केस में इरिवर्सिबल नेचर फॉलो करना है, ये स्टार्टिंग में मैं तुम्हें दे चुका हूँ, फिर दोबारा सुन लेंगे। मान लो, ध्यान देना, पहले मैंने किया हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम 3 चीजें लेंगे, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। क्लोरीनेशन लेते नहीं है, रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव होती है। क्लोरीनेशन बहुत कम रिएक्शन में हम पढ़ते हैं, जैसे बाल्सकी में पढ़ते हैं और स्वाट रिएक्शन के अंदर। तो मैं बात कर रहा हूँ क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, ध्यान देना, किस केस में बॉन्ड वीक होगा, किस केस में यहाँ पे CH बॉन्ड है और E की जगह Cl भी आ सकता है, Br भी आ सकता है, I भी आ सकता है, किस केस में बॉन्ड वीक होगा? कर थोड़ा जल्दी बोल। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। अब हम कर रहे हैं से हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में 3 पॉसिबिलिटीज है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। किस केस में बॉन्ड वीक होगा? जब क्लोरीनेशन करेंगे तो E की जगह Cl आएगा, ब्रोमिनेशन करेंगे E की जगह Br आएगा, आयोडीनेशन करेंगे तो E की जगह I आएगा। किस केस में बॉन्ड वीक होगा? हाँ नवीन। सर आई वाला आयोडीनेशन के केस। हाँ, आयोडीन के केस में बॉन्ड वीक होगा कि नहीं? यस। यस हाँ सही है नंदनी। तो आयोडीन के केस में जब बॉन्ड वीक होगा तो रिएक्शन रिवर्ट बैक किस में करेगी? आयोडीन में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में? सर आयोडीनेशन। बस आयोडीन के केस में बॉन्ड टूट जाएगा ना, सी बॉन्ड जो है, तो रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी। इस केस में रिएक्शन रिवर्ट बैक कर सकती है, तो आयोडीनेशन रिवर्सिबल नेचर का, समझे कि नहीं है? तो इसकी एग्जांपल दे देना, आयोडीनेशन हो जाएगा तो रिवर्सिबल नेचर फॉलो करना है, यानी बेंजीन की एक्टिविटी ज्यादा होगी। समझ गए नहीं? गर्व समझ आया कि नहीं? यस सर। जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। और क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन क्या होंगे? इरिवर्सिबल। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, वो रिवर्स। उस केस में बेंजीन और बेंजीन की एक्टिविटी क्या होगी? सेम। Yes. हाँ, ये ध्यान रखना, उसमें एक्टिविटी सेम होगी। अब पहला केस मैंने बता दिया, अब अगला मैं बोल रहा हूँ, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन बताएंगे जल्दी से। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में, नाइट्रेशन में CN बॉन्ड है, सल्फोनेशन में CS बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, CS बॉन्ड, CN बॉन्ड? CS। हाँ, CS जल्दी टूट सकता है ना, तो CS हो गया, रिवर्सिबल नेचर हो गया कि नहीं? अब यस सर। रिवर्सिबल नेचर हो गया, तो इस केस में भी बेंजीन ज्यादा एक्टिव होगा कि नहीं हेक्साडेट्रोबेंजीन से? यस सर। यस सर। Yes. हाँ, और नाइट्रेशन क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल तीनों से। तीनों के रिएक्टिविटी क्या होगी अब? सेम। सेम। अब लास्ट केस पूछा नहीं गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एल्काइलेशन करते हैं, एल्काइलेशन भी रिवर्सिबल हो सकता है। एल्काइलेशन रिवर्सिबल कब होगा? जब कौन सा एल्काइल हैलाइड करें फील्ड का एल्काइलेशन के अंदर कि एल्काइलेशन रिवर्सिबल हो जाए? जब ये E स्टेबल हो जाए तो रिएक्शन के रिवर्ट बैक कर सकती है कि नहीं? जब ये E स्टेबल हो जाए तो रिएक्शन रिवर्ट बैक कर सकती है कि नहीं? यस सर। Yes. तो उस केस में उस केस में पीरियडल का एल्काइलेशन भी रिवर्सिबल हो जाएगा, अगर E स्टेबल है, जैसे टर्शियरी कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन, प्रोपाइलियम कार्बोकैटायन, इस टाइप से। समझ गया कि नहीं है? यस सर। तो उस केस में रिएक्शन रिवर्ट बैक कर सकती है। क्या ये लेक्चर समझ आया आज का? सर। बहुत Yes. इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो अगर नहीं समझ आया, एक बार खुद बोल के देखना पूरे लेक्चर को, खुद बोल के देखना इस लेक्चर को पूरा। और तीनों एनर्जी डायग्राम, 3 डायग्राम बनाए मैंने इसके, तीनों बना के देखना। और जो पॉइंट्स लिखे हैं, K2 इज ग्रेटर देन K इनवर्स, वेरी वेरी ग्रेटर K इनवर्स, तो उसके इसमें इरिवर्सिबल, नो काइनेटिक लोड, एग्जांपल क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन। बताया मैंने जब एल्काइल ग्रुप स्टेबल नहीं है। और K2 और K इनवर्स में जब डिफरेंस बहुत कम है, उसके इसमें रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होगी, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट फॉलो होगा। और आयोडीनेशन, सल्फोनेशन और एल्काइलेशन इसके एग्जांपल, और एल्काइल ग्रुप स्टेबल। क्लियर हो गई बात कि नहीं है? सर स्कूल में क्लियर भी हो आ गई कि नहीं? सकता है। स्कूल में नहीं आएगा बिल्कुल भी। या IIT के क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन चेक करोगे 90s के, तो नाइट्रेशन के केस में पूछा हुआ है, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव और हेक्साड्यूटेरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव। सही है? यस सर। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, बहुत जरूर देखना। छोड़ तो नहीं किसी को? No. चलो, तुम अपना इसको देख लेना और खुद बोल के देख लेना मन में। मैं पूछूं तो तुम्हें आता हूँ, आना होना चाहिए जी। अगर, क्योंकि जैसे मैंने एक लेक्चर, क्या कहते हैं, जो मैंने तुम्हें KCP TCP पढ़ाया था, वो लेक्चर, जब दो दो टॉपिक लिए थे मैंने, 2 लेक्चर लिए थे उस दिन,
वो वाला क्वेश्चन एलिन्स के साथ HBr अटैक करेगा तो क्या होगा एक्सेस में और लिमिटेड अमाउंट में, और दूसरा था हमारा ब्यूटा 1,3 डाइन TCP जब बंद। तो 2 क्वेश्चन वहां पे इंपॉर्टेंट है और एक ही बार आज लेक्चर लिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। एग्जाम्पल कर ही लोगे, एनसीईआरटी का मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, लेकिन हाँ मैकेनिक्स तुम्हारे कोर्स में मैंने लिया डिटेल में। सही है, Yes. उसको कर लेना जरूर, नेक्स्ट टाइम क्या गया कर लेना, कल के लेना।